मॉर्निंग गर्ल्स। बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश। हम कंपलसरी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कंपलसरी इंग्लिश में हमने पढ़ा लेटर्स पढ़े, हमने फॉर्मल इनफॉर्मल, जॉब एप्लीकेशन पढ़ी, हमने सीवी बनाना पढ़ा। अब जो हमारी यूनिट जो लास्ट यूनिट है उसके लास्ट जो है पार्ट 4 की जो लास्ट यूनिट चल रही है हमारी, उसमें हमारा लास्ट यूनिट है पैराग्राफ राइटिंग। क्या है अपनी पैराग्राफ राइटिंग। तो मैं आपको पहले बड़ी बड़ी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी तैयारी उनसे अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस दैट डील विथ ए थॉट्स और ए डिवीजन ऑफ थॉट्स। पैराग्राफ क्या होता है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ closely related sentence that deal with a thoughts or a division of thoughts। तो क्या बताया गया है कि एक पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ एक होता है कि एक कुछ सेंटेंस क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस जो आपस में एक दूसरे से मिले जुले हुए होते हैं, जिनकी लैंग्वेज, जिनकी भाषा, मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर वो जो सेंटेंस होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। दैट डील विथ ए थॉट्स, जो किसके साथ डील करते हैं, उनकी जो डीलिंग होती है वो विचारों से ओतप्रोत होती है, विचारों से भरी हुई होती है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हिंदी में आप अगर लिखना चाहो तो किसी एक केंद्र बिंदु पर आधारित विचारों से मिला जुला वाक्यों का समूह क्या कहलाता है, पैराग्राफ कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। किसी एक केंद्र बिंदु पर आधारित विचारों का मिला जुला वाक्यों का समूह पैराग्राफ कहलाता है। इंग्लिश में आप बोलोगे ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस दैट डील विथ ए थॉट्स और ए डिवीजन ऑफ थॉट्स। तो मान लो कि जैसे कोई एक चीज है, जैसे कि हम जैसे लेते हैं, हम अपनी नॉर्मली हम देखते हैं काऊ। ठीक है, ये क्या है, गाय। ठीक है, अब एक ये क्या है, केंद्र बिंदु हो गया, सेंट्रल पॉइंट है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, गाय। अब इसके ऊपर आधारित कुछ विचार, जो अपने जो थॉट्स होते हैं, उनसे जो आपस में मिले जुले जो वाक्य होते हैं, उनके हम 5-10 जो वाक्य लिखते हैं, 5-10 सेंटेंस हम जो आपस में रिलेटेड होते हैं जो लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम फिर पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आया किसे कहते हैं। The thoughts is usually expressed in a sentence called the topic sentence। ठीक है,
जो थॉट्स जो कहे जाते हैं, एक्सप्रेस जो किए जाते हैं, विचारों को जो हम सामने रखते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? टॉपिक सेंटेंस। ठीक है। द अदर सेंटेंस एक्सप्लेन और डेवलप द थॉट्स, कंपेयर ऑफ, कंट्रास्ट इच विथ अदर थॉट्स, प्रोवाइडिंग डिटेल्स, इंटरप्रिटेशंस एंड ओरिएंटल इंफॉर्मेशन। तो क्या समझ में आया? इस तरीके से हम शॉर्ट में समझते हैं कि खूब सारे विचार, खूब सारे जो अपने डिवाइड किए हुए विचार होते हैं अलग अलग तरीके के, किसी केंद्र बिंदु, किसी सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो आधारित होते हैं और उनसे मिलकर खूब सारे जो अपने सेंटेंस मिलते हैं आपस में, तो उनको क्या कहा जाता है? रिलेटेड होते हैं, जो आपस में क्लोजली एंड रिलेटेड होते हैं। क्लोजली मीन्स की आपस में घुले मिले हुए होना, एक दूसरे से जुड़े हुए होना, एक दूसरे पे आधारित होना। तो वो सब मिलके जब कुछ सेंटेंस मिलते हैं तो आपस में फिर क्या बनता है? उससे पैराग्राफ बनता है। ओके। द टॉपिक सेंटेंस में बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग एंड द मिडिल और एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। जो टॉपिक सेंटेंस जो होते हैं, जो वाक्य जो होते हैं, वो हमारे शुरुआत में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं और अंत में भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप सीक्वेंस बाय आपको लिखना होता है। जैसे गाय के ऊपर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, काऊ के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको सीक्वेंस बाय लिखना है। आप ये भी लिख सकते हो कि गाय एक पालतू पशु है, उसके 2 आंख होती हैं, 2 कान होते हैं। आप पहले ये भी लिख सकते हो 2 कान होते हैं, 2 आंख होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो कहा जा रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है? अगर आप किसी को पैराग्राफ लिख रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं उनका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। वो मिडिल में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में और एंड में कहीं पे भी हो सकते हैं। We may classify to other sentence in a paragraph into the following 4 function category। हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं किसमें? 4 तरीकों से हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो वो 4 तरीके जो मैं आपको लिखा दे रही हूँ। इंट्रोड्यूसर जो पहला होता है, इंट्रोड्यूसर। ठीक है। INTRODUCERS। ठीक है। दूसरा होता है आपका इसमें डेवलपर। थर्ड होता है इसमें मॉड्यूलेटर। एंड फोर्थ इज दिस टर्मिनेटर। ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर? 4 फंक्शनल कैटेगरी। फंक्शनल कैटेगरीज। फोर फंक्शनल कैटेगरीज होती हैं, जो कौन सी होती है? इंट्रोड्यूसर्स, ठीक है, डेवलपर्स, मॉड्यूलेटर्स एंड टर्मिनेटर्स। ठीक है। तो दे एस्टेब्लिश द टॉपिक, फोकस द पैराग्राफ एंड ऑफन प्रोवाइड ए स्मूथ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द प्रीडिसिंग पैराग्राफ। ठीक है। इंट्रोड्यूसर्स में क्या आता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर, जिस टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आपको इंट्रोड्यूस करना होता है कि वो टॉपिक क्या है। ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं व्हाट इज दैट। ठीक है। कि केंद्र बिंदु जो है आपके पैराग्राफ का वो क्या है। केंद्र बिंदु का परिचय। स्टार्टिंग में जैसे कि मान लो आप किसी भी चीज के ऊपर आप लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या होता है? उसका इंट्रोड्यूस करवाना होता है, आपको उसका परिचय करवाना होता है। ठीक है। लाइक जैसे कि ये डस्टर है,
तो मैं इसके ऊपर अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखना चाहूँगी डस्टर के ऊपर, तो मुझे सबसे पहले आपको इसका इंट्रोड्यूस करवाना होगा कि ये चीज़ क्या है, किस काम में आती है और इसमें हम किस लिए इसको यहाँ पे हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे कि आप किसी से मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवाना होता है खुद को। इन द सेम केस whenever you write a paragraph you also do introduction, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, इंट्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकेंड आता है अपना डेवलपर्स, ठीक है। डेवलपर्स में देखो, दे सपोर्ट डेवलप एंड क्लेरिफाई द सेंट्रल थॉट्स, जो उसके जो बिंदु है, जो आपके पैराग्राफ के बिंदु हैं, उनको क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डेवलप करके बताते हैं, कि उसकी डिटेल बताते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि विस्तार से बताना, विस्तार से बताना, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका दे सपोर्ट डेवलप एंड क्लैरिफाई, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, विस्तार से बताना, जिस चीज को आपने इंट्रोड्यूस किया है उसी के बारे में आपको और डिटेल से बताना, आपका क्या कहला जाता है, जो जिन विचारों से आप उसको डेवलप कर रहे हो, उसको विस्तार से बता रहे हो, तो उसको डेवलपर्स कहा जाता है। अब आता है मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। Modulator, they provide smooth transcription between the sentence or a paragraph whenever there is shift or change into the tone or viewpoint। जिस तरीके से हम किसी चीज को मॉड्यूलेट करते हैं, कोई चीज हमारे पास बनी हुई है, उसको हम कुछ व्यू पॉइंट्स के द्वारा और कुछ अपने टोन के द्वारा, अपनी टोन और कुछ व्यू पॉइंट्स के द्वारा हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं, तो उसको क्या कहला जाता है, उससे वो क्या होता है, मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। उसी चीजों को मॉड्यूलेट करना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसी चीज को मॉड्यूलेट करना अपने टोन, अपने विचार और अपने व्यू पॉइंट्स के द्वारा मॉड्यूलेट करना। तो इसमें क्या आता है आपके टोन एंड व्यू, ठीक है। विचारों द्वारा और परफेक्ट करना, ठीक है। अब अपना फोर्थ में आता है टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर्स क्या होता है, दे इंक्लूड द डिस्कशन एंड समराइज द contents of the paragraph, signal and comprehension and one aspect or stage of the presentation। जो पूरा जो आपका पैराग्राफ लिखा गया है उसको टर्मिनेट करना, उसको लास्ट में समरी में मतलब बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से, अच्छे से तरीके से उसको मतलब टर्मिनेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, summarize the contents, पूरे पैराग्राफ को एंड करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 4.4 इसमें से इसके जो फंक्शन है, फंक्शनल कैटेगरी जो कौन कौन सी आती है, एक पैराग्राफ की फंक्शनल कैटेगरी कौन कौन सी होती है, 4 टाइप की होती है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूसर होता है, फिर डेवलपर्स होता है, फिर मॉड्यूलेटर्स होता है एंड देन एंड टर्मिनेटर्स, ठीक है। पैराग्राफ किसको कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पैराग्राफ के 4 जो फंक्शनल कैटेगरीज होती है वो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप पैराग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। The length of a paragraph depends upon the nature of thoughts and I believe for the readers
जो लेंथ जो होती है पैराग्राफ का जो विस्तार होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो नेचर ऑफ थॉट्स है, आपके विचारों का नेचर किस तरीके का है और आपके पढ़ने में वो कितना, रीडर के लिए वो कितना आरामदायक है। जब आपका रीडर जब पढ़ रहा है उसको तो वो कितना आरामदायक है। इफ द थॉट्स इज सिंपल इट वुड ऑब्वियसली टेक स्मॉलर नंबर ऑफ सेंटेंस और डेवलपमेंट। अगर थॉट्स विचार अगर सिंपल है तो ये ऑब्वियसली ये है कि उसके जो सेंटेंस है वो छोटे छोटे होंगे और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट वाले होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होंगे, स्पष्ट तरीके से वो आपको समझ में आएंगे। On the other hand, a paragraph dealing with the complex thought would be comparatively longer। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि अगर एक पैराग्राफ कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल तरीके के वाक्यों से बना हुआ है तो वो थोड़ा बड़ा होगा। रिमेंबर द लॉन्ग पैराग्राफ आर नॉट इजी टू रीड। हमेशा ये याद रखना कि जब भी लॉन्ग पैराग्राफ होते हैं, बड़े पैराग्राफ होते हैं, वो पढ़ने में इजी नहीं होते हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के होते हैं। ए रीडर्स अटेंशन फ्लैग्स इफ ही हैज टू रीड ए पैराग्राफ रनिंग इनटू से मोर देन ए पेज। ठीक है, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब रीडर जब पढ़ रहा है तो उसका अटेंशन उस पैराग्राफ में होना जरूरी होता है। अगर वो एक पेज से ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है तो वो उस चीज़ को इतना डीपली तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। He also find it difficult to keep the central idea in mind if the paragraph is too long। अगर पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो रीडर के लिए उसका सेंट्रल आइडिया ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। So a skillful writer breaks the text of the report into short paragraph as far as possible। इसलिए एक अच्छे राइटर की खासियत क्या होती है, एक अच्छे लेखक की खासियत ये होती है कि वो अपनी बात को छोटे पैराग्राफ में शॉर्ट तरीके से, स्वीट तरीके से लिख पाए ताकि पढ़ने वाला उसको इजीली पढ़ ले और अच्छे से उसको समझ पाए। There are several opportunities to do so. Some of these are the beginning of a different categories of fact। इसमें कई तरीके की, मतलब शुरुआत में कई तरीके के पैराग्राफ होते हैं जो शुरुआत में बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, बिगनिंग में शुरुआत में ही वो डिफिकल्ट हो जाते हैं जिससे पढ़ने वाले रीडर के लिए वो बहुत सारे, मतलब कि उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग जाती है। द न्यू फेज ऑफ प्रोड्यूसर ए फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू ECT। एक किसी भी अच्छे पैराग्राफ को लिखने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आपके सोचने का एक तरीका बहुत ही अच्छा और शानदार वाला होना चाहिए। ठीक है। एंड एनालाइज ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग शोज दैट मोर वेल रिटन पैराग्राफ हैव टू द 10 सेंटेंस। ठीक है, ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि प्रोफेशनल राइटिंग्स जो है वो अपने पैराग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंस में ही लिखना पसंद करते हैं। प्रोफेशनल राइटिंग्स जो होती है उसमें पैराग्राफ ओनली 10 सेंटेंस में ही लिखा जाता है। इन राइटिंग ए रिपोर्ट, प्रपोजल लेटर etc, it would be advised for you to follow the established practice to place the टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट और सून आफ्टर द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जैसा कि अपन रिपोर्ट लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं और लेटर इत्यादि जो हम लिखते हैं तो इसमें ये फॉलो किया जाता है कि अपना जो टॉपिक सेंटेंस है वो मतलब कि ट्रांसलेट इजीली किया जा सके, उसको पढ़ने वाला इजीली ट्रांसलेट कर पाए। You should not keep your reader in suspense about what you are going to say। कभी भी लिखते टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप जो लिख के दे रहे हो, जो पैराग्राफ या रिपोर्ट या लेटर कुछ भी, तो आपका जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो सस्पेंस में रह जाए कि ये लिखना क्या चाह रहा है या ये कहना क्या चाह रहा है या चाह रही है। तो हमेशा सिंपल एंड सोवर लैंग्वेज में होना चाहिए कि पढ़ने वाला उसको इजीली पढ़ पाए। टू चेक द अफेक्टिवनेस ऑफ ए पैराग्राफ दैट द फॉलोइंग स्टेप। जो नीचे स्टेप दिए गए हैं आपको हमेशा पैराग्राफ लिखते टाइम पे इनको चेक करना चाहिए। इंश्योर दैट द लोकेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस गिव प्रॉपर एम्फेसिस टू द थॉट्स। हमेशा ये चीज़ देखो कि जो टॉपिक सेंटेंस है, जो आपका केंद्र बिंदु है किसी पैराग्राफ का, उसकी जो लोकेशन है, उसके जो वो सही तरीके से उस पैराग्राफ में आपने
रखी है या नहीं रखी है, मतलब कि आप जिस चीज के ऊपर बात करना चाह रहे हो वो बात आपकी वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन पे है या नहीं है। एग्जामाइन द ट्रांसलेशन डिवाइस, हमेशा उसको एग्जामाइन परख के देखना चाहिए पढ़ लिखने के बाद में कि आप उसको ट्रांसलेट अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। इफ एनी टू सी whatever they smoothly leads on the new thoughts, अगर ऐसा कुछ होता है उसमें कि आप अपने नए विचारों को उसमें लिख रहे हो तो हमेशा आपको ये दो चीजें हमेशा करके देखनी होगी उसमें कि आप उसको इंश्योर कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे। ठीक है, तो मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखा देती हूँ। टेक द फॉलोइंग स्टेप, फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट इज दैट इंश्योर, सॉरी, इंश्योर दैट द लोकेशन ऑफ द टॉपिक गिव प्रॉपर emphasis to the thoughts। सेकेंड में है एग्जामाइन, examine the translation device। तो इंश्योर करो कि आपका जो प्रॉपर, आपका जो टॉपिक है, आपका जो केंद्र बिंदु है वो ये देखना जरूरी है कि आपका, आपके पैराग्राफ का केंद्र बिंदु सही स्थान पर है या नहीं। ठीक है, दूसरा आपका ये है कि अनुवाद को परखना जरूरी है कि समझ आया या नहीं इसके पढ़ने वाले की। ठीक है, इफ एनी टू सी whatever they smooth lead on the new thoughts। ठीक है, तो इस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग में आपको मैंने समझाया कि आपको किस तरीके से ये चीजें आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जामाइन द ट्रांसलेशन डिवाइस इफ एनी टू सी व्हाटएवर दे स्मूथली लीड ऑन द न्यू थॉट्स, कि आपको ये चीज़ परखनी बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने वाले के वो चीज़ जो है अनुवाद करके वो समझ में आया नहीं।
चेक वॉट एवर ऑल द सेंटेंस डील विद द टॉपिक अंडर डिस्कशन। हमेशा ये चेक करना जरूरी है कि जो आपके जो टॉपिक है, जो केंद्र बिंदु है, उसके जो आप सेंटेंस लिख रहे हो वो उसी से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, check whatever all the sentence deal with the topic under discussion। अंडर डिस्कशन। ठीक है, फोर्थ में है ऑल द सेंटेंस आर properly linked and logically arranged। ठीक है, तो ये चार चीजें हमेशा आपको ध्यान होनी चाहिए। इसमें क्या है, उस चीज को चेक करो कि आपके जो सेंटेंस है वो उससे रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, आपके वाक्य केंद्र बिंदु से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ में है कि सारे वाक्य लाइन वाइज आपस में मिलना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारे पास ये चार चीजें हमारे पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली क्या है कि ये देखना जरूरी है कि आपका पैराग्राफ केंद्र बिंदु सही स्थान पे है नहीं। जिस चीज के ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे हो वो उसके अंदर वो टॉपिक है या नहीं है, ये देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अनुवाद को परखना जरूरी है कि समझ आया है नहीं, पढ़ने वाला उस चीज को समझ पा रहा है नहीं पा रहा, आपके सेंटेंस आपके जो मीनिंग है वो इस तरीके के स्मूथली और अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है, थर्ड में आपको वाक्य के केंद्र बिंदु से संबंधित होना चाहिए। आपके जो वाक्य है, जो टॉपिक है, सेंटेंस जो डील है, टॉपिक अंडर डिस्कशन जो आप कर रहे हो वो चेक करो कि वो उस चीज से संबंधित है या नहीं है। फोर्थ में सारे वाक्य लाइन वाइज आपस में मिलने जरूरी है। आप किसी चीज के ऊपर अगर कोई वाक्य लिख रहे हो तो ये नहीं कि आप जैसे काऊ के ऊपर लिख रहे हो बीच में आपने डॉग के ऊपर कोई वाक्य लिख दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये जरूरी होना चाहिए कि सारे आपस में लिंक करते हैं कि नहीं, लॉजिकली अरेंज है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि आपको पैराग्राफ किस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पैराग्राफ लिख के दूंगी और लिख के बताऊंगी और 2-4 पैराग्राफ आपको खुद को घर पे लिखने हैं। ओके, थैंक यू।